ओके, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? जी जी सर। मैं अभी लोकल सर्वर रन किया है, जरा जो हम कल प्रोजेक्ट काम करते हैं तो इसे भी यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं कि जरा। ओके, कल एक तो हमने साइन का पेज बनाया था, इसी को जरा बेहतर करेंगे। इसमें जैसे कुछ भी नहीं है, यहाँ पेरेंट डिवाइस को सेंटर लाइन कर देते हैं और इसकी हाइट भी बढ़ा देंगे सेंटर लाइन कर। बाकी आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं जब आप डिजाइन कर रहे हैं, पिक्सल परफेक्ट कर लीजिएगा स्टाइलिंग का काम। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हमारा सर्वर आई थिंक कंपाइल कर चुका है। मुझे भी लग रहा है ये एमपीएम वाला ना चेंज करके या तो यान करना पड़ेगा या फिर वीट वाला काम करना पड़ेगा। यान भी काफी मतलब तेज है एनपीएम से, एनपीएम बहुत स्लो चल रहा है अब सब, तो कंपाइलेशन जो है ना टाइम ले जाती है इसकी। यान भी काफी बेहतर है। दूसरा जो अल्टरनेटिव हम यूज करते थे एनपीएम का वो यान ही था, वो काफी बेहतर है, उसके लाइट वेट। जी सर, और दोस्तों इसका ये भी एनपीएम का कि काफ़ी हैवी हो जाती है फाइल। हाँ, सिर्फ वो नोड मॉड्यूल ना, खैर नोड मॉड्यूल हमारे सर्वर पे भी नहीं जाते, वो कहीं जाता है, सिर्फ ये सर्विसेज का जो है ना ये चीजें ना सोर्स वाली ये रहती हैं। ये शायद कुछ केबी की बनती हैं। ये जो कोड होता है ना ये कुछ केबी का बनता है, और मैक्सिमम बड़ा प्रोजेक्ट हो तो एक कुछ 1 एमबी तक चला गया, 2 एमबी तक चला गया, ऐसा ज्यादा। वो भी इसमें जो हम तस्वीरें रखते हैं ना, इमेजेस वगैरह, उनका साइज बढ़ता है, बाकी कोड का साइज नहीं होता है इतना। ये नॉर्मल मॉड्यूल तो कभी भी नहीं जाते ना हमारे, इनका ही साइज बढ़ता है बस। ये जो 300-400 MB हमें साइज दिखता है ना, वो सारा का सारा नॉर्ड मॉड्यूल वाला जो है ना उसका होता है। सर इस उसके बाद पूरे जब फोल्डर। हाँ, वो जब डिप्लॉय नहीं करते, डिप्लॉय के टाइम पे वो दोबारा खुद सारी डिपेंडेंसीज पैकेज डॉट जेसन से निकाल के ना खुद इंस्टॉल करता है, तो हम नहीं देते उसे। वो जस्ट पैकेज डॉट जेसन को रीड करता है और रीड करने के बाद उसकी डिपेंडेंसीज जो होती है ना उनको वो वहां पे अपडेट कर देता है। आई थिंक तो यहाँ पे अब हमारी कंपाइल हो चुकी है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारी ऐप लोड हो रही है, तो हमने यहाँ पे जो एपीआई यूज की है वो यूज की है फेक स्टोरी, ऐसा ही है। तो यहाँ फेक स्टोरी एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं। तो इसकी एपीआई का हम इसका ही जो ओथ का हमारे पास है ना उसको यूज करके हम ये फ्लो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये एपीआई के लिए उसी का टोकन वैलिड होगा, वरना वो हमें अनऑथराइज का एरर देगा अगर हम किसी और एपीआई का टोकन उठा के यूज करेंगे ना। तो इसलिए हमें जरूरी है कि इसी की एपीआई को यूज करना होगा ऑथेंटिकेशन के लिए। सो फिलहाल यहीं पे मैं इस डॉक्यूमेंटेशन के सेशन में चलते हैं जहाँ से हमें इसकी ओसी एपीआई मिलती है। ओके, यहाँ पे हमारी ऐप में ये हमारी पोजीशन जो लगाई थी हमने, खैर। सो यहाँ पे हमारे पास की एपीआई का आगे सारे रिजल्ट्स, यहाँ पे कार्ड की एपीआई है, यहाँ पे यूज देखते हैं कि हमारे पास ये लॉगिन है। ठीक है, ये एपीआई यूजर लॉगिन, तो मैं इसका ये यहाँ से करता हूँ। ठीक, ये इसका एंड पॉइंट है। और आपको जैसे कि पता है हम फेच का मेथड, जो फेच एपीआई है जावास्क्रिप्ट की बाय डिफॉल्ट जो प्रोवाइड करता है वो हम यूज नहीं कर रहे, हम यूज कर रहे हैं एग्जिस्ट के साथ। एग्जिस्ट का करता है थर्ड पार्टी पैकेज जो कि एपीआई कॉलिंग को यूजेबल। तो इसकी आउटपुट आप यहाँ पे देख लो, ये जस्ट हमें टोकन करके देगा।
सिंपल। लेकिन रिस्पॉन्स वगैरह देखना हमारे लिए फिर भी कह लो कि जस्ट लाइक फर्जी है कि हमें देखना पड़ेगा किस तरह रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो हमारा जो चेंज हो सकता है। तो मैं ना लॉगिन पे आ रहा हूँ, और लॉगिन कल हमने इसे फंक्शन में रखा था, फिलहाल मैं कहता हूँ कि फंक्शन से हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट कॉल जाए यहाँ पे, यहाँ से ये भी आ जाएगा। ये कौन सा यूज इफेक्ट है जहाँ पे मैं शायद मुझे लगता है कि इशू नहीं करेगा। यहाँ से ये अवेट है, अभी वेट मिलना चाहिए इसके। मैं यहाँ पे आगे सिंक लगा देता हूँ इस फंक्शन के साथ। सो ये एरर हमारा भी यहाँ से जाना चाहिए। कंपाइलर को हमेशा देखते रहा करो, इसको आप इसको भी बिल्कुल बॉटम पे ले आओ, और यहाँ पे अभी इसको देखते हैं। यहाँ पे एंड पॉइंट हमारा सबसे पहले अपडेट होगा, ठीक है। ये फिक्स और का एंड पॉइंट आ गया। अभी जो मुझे रिस्पॉन्स को देखना चाहिए कि रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है। सो मैं यहाँ पे इफ से पहले यहाँ पे एक लॉग लगाता हूँ, और लॉग लगा के यहाँ पे रिस्पॉन्स को कंसोल कराता हूँ कि मैं रिस्पॉन्स देखना चाह रहा हूँ। और बाकी जो ये सब कुछ है ना, ये जो इफ है लोकल हो जाए, तो फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर रहा हूँ। जैसे एक दफा मेक श्योर कर लें कि हमें कहाँ से क्या गेट कर रहा है। तो इस ऐप के अंदर रहते हुए हम इंस्पेक्ट करके कंसोल में आते हैं। कंसोल है, कंसोल में आके ये फिल्टर, फिल्टर पे आके हम चलते हैं अपने लॉगिन के पेज पे। ओके, तो यहाँ लॉगिन पे आ गए। तो इसी के लिए हमें एक यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होगा, और वो हम यहीं से उठाएंगे। ये आप देख रहे हो, ये यूजर नेम है। और हाँ, मजे की बात, यहाँ पे हमने दिया था उसे ईमेल, और यहाँ पे पासवर्ड। ये जो पेलोड लेगा वो ये होना चाहिए। हमने यहाँ पे ईमेल रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें अपडेट करना पड़ेगा, वो हम अपडेट कर देते हैं पहले। ये आपको हमेशा अपने ना पेलोड जो भेजते हैं वो आपको उसके हिसाब से। अब इसके दो वे हैं, या तो है कि आपने इसको जाके चेंज करो, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे ईमेल रखा हुआ है, हमें इसका नाम यूजर कर। अब ठीक है, लेट्स सपोज मैं assume करता हूँ कि जो मैंने पहले कोड लिख लिया मैं इसको चेंज नहीं करना चाह रहा, मैं यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ। हम एक यहाँ पे नया पेलोड बनाते हैं। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट, मैंने पेलोड करके वेरिएबल बनाया, और एक ऑब्जेक्ट भेजना है मुझे बैकएंड के पास। तो मैंने ऑब्जेक्ट दिया, आपको पता है सेपरेट ऑपरेटर की हेल्प पे आप बना सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट कर लो। मैं कहता हूँ यूजर जो है ना, यूजर नेम। तो ये जाम जो यहाँ पे लिखा सेम वैसे यूजर नेम जो है वही आप यहाँ पे की वैल्यू पे डिफाइन कर लो, क्योंकि उसके पास वही ऑब्जेक्ट जाना चाहिए। यहाँ पे उसका यूजर नेम जाएगा जो मेरे पास किसकी सेंस में आएगा, ईमेल की सेंस में आएगा। डाटा डॉट ईमेल, इसके अंदर एक हमारे पास ये की वैल्यू पेयर आएगा जिसे मैं ऑप्शनल कर रहा हूँ। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि किस तरह अगर हमें नया पेलोड बनाना पड़ता है बेस्ड ऑन के, अब बजाय कि हम सारा यूआई के साइड पे चेंज करें, वो काफी कम कॉम्प्लेक्स और समटाइम मुश्किल हो जाता है। तो हम दूसरा हमें चाहिए पासवर्ड, ठीक है। इसमें करते क्या है, के नहीं, वो एक एडिशनल चीज जाएगी ईमेल करके, तो हमें यहाँ पे डिफाइन कर देना चाहिए, तो बेहतर रहेगा। और यहाँ पे जो हमारा thing आएगा डाटा डॉट, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक नया पेलोड जनरेट कर लिया, इसमें यूजर नेम में क्या आ जाएगा, उसका ईमेल में ट्राई करेंगे, ठीक है। और पासवर्ड के अंदर पासवर्ड मिल जाएगा। तो इस पेलोड को क्या करेंगे, हम यहाँ डाटा की जगह पे पास करते हैं, सिंपल। तो अभी से जरा ट्राई करते हैं। यहाँ से आप डाटा का ही कंसोल हटा दो, और यहाँ पे हमारे पास एक रिस्पॉन्स में मिलेगा। तो यहाँ पे चलते हैं, ये हम ऑलरेडी लगा हुआ है। अब यहाँ पे आके जस्ट वो वैल्यूज पास करते हैं जो भेजनी है हमने। में एक यूजर नेम चाहिए, कॉपी कर लो यहाँ से, और ये यहाँ पे टाइप कर दिया हमने। यहाँ पे आके हमें ये पासवर्ड कॉपी करना है इसका, ये हमने यहाँ पे आके पासवर्ड एंटर कर दिया। सबसे पहले हम नेटवर्क के टैब में चलते हैं, ये सारा कुछ क्लियर करते हैं, और यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया, मेरे पास एक कॉल गई है, उसका भी स्टेटस हमारे पास मतलब अभी कोई आया नहीं है। तो यहाँ पे आके वो फेल भी हो रहा है, क्योंकि ईपी फेल हुई है। उसमें क्यों फेल हुई है ये देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम पेलोड देखते हैं कि भाई हमने पेलोड में भेजा क्या है। पेलोड में दो चीजें जा रही हैं, एक हमारा यूजर नेम जा रहा है, एक हमारा पासवर्ड जा रहा है, ठीक है। दोनों चीजें सही है। अब हेडर में चलते हैं कि भाई हेडर में क्या इशू दे रहा है हमें, कुछ ना कुछ यहाँ पे बताया होगा। तो यहाँ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा। तो गलती कहाँ पे है, गड़बड़ कहीं ना कहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि इसके रिस्पॉन्स में या तो एपीआई का मसला है, या फिर हमें यहाँ पे, और आप ये देखोगे तो यहाँ पे ये एपी हमारे पास फेल हुई है।
और यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं है ये दफ़ा रिफ्रेश करके फिर ट्राई करते हैं, मे बी हमने कुछ चीज़ें चेंज की हैं उसकी वजह से मसला ना हो। ओके, यहाँ पे आए दोबारा हमने जो यूज़र नेम था वो पास कर दिया, यहाँ पे आके हमने पासवर्ड पास कर दिया और अगेन लॉगिन पे क्लिक करते हैं और ये अगेन लग रहा है फेल होगा, वही स्नैप दिखा रहा नहीं, इज़ा फेल नहीं हुआ, वो चेंजेस कुछ शायद रेप्लिकेट नहीं हुई थी। तो अभी हमें स्टेटस दे रहा है 200 का और इसके रिस्पॉन्स हमें टोकन मिल गया। अब हमने यही रिस्पॉन्स कंसोल करवाया हुआ है, ऐसे ही है कि हमने कहा था कि ये जब कॉल चली जाएगी तो इसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। जो वेरिएबल क्या था वो हमारा ये रिस्पॉन्स करके वेरिएबल, तो इसको मैंने कंसोल करवाया हुआ है। तो अभी मैं करता हूँ अपने ब्राउजर के इस कंसोल में जहाँ पे हमें ये दिखेगा, मैं कंसोल का टैब है, यहाँ पे देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो वो हमें एक ऑब्जेक्ट दे रहा होता है। यहाँ डाटा डाटा करके ये फिर मैंने कॉपी प्रॉपर्टी पाथ जो मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आप आके देखोगे कि अब हमारे जो इफ्स है ना, अब देख लो स्टेटस के कोड यहाँ पे पहले आ रहा था 201, लेकिन इसमें क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 200 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको भी अपडेट कर देते हैं साथ, तो इसीलिए मैंने कंसोल को देखना चाहा कि भाई हम देखें तो सही है क्या सीन यहाँ पे, पहले क्या रहा है। इसको आप चेंज करें कर दो 200 और यहाँ पे जो आपका आएगा इसको आप चेंज कर दो यहाँ पे इसके साथ। ठीक है, डाटा के अंदर आपको टोकन करके वैल्यू मिलेगी, डन है। अगर यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, हमने कुछ ना कुछ मिस किया है क्या इसका। ओके, ऑप्शनल एक तो यहाँ पे ही करते हैं। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अगर इक्वल है 200 के तो हमें नहीं कह रहे कि भाई इसके इक्वल होना चाहिए। ओके, हवर करते हैं, कहता है कि पार्सिंग वैल्यू अनएक्टिव टोकन। ओके, ये भी कोई इशू ना हो, खैर फिलहाल तो ये तो हटाओ, फिर रिस्पॉन्स पूरा चलता है, नहीं इशू है, कोई ना कोई गड़बड़ चल रही है। अच्छा, यहाँ पे ये देख रहे हो, तो यहाँ पे हमारा एक डॉट आना चाहिए था ये करके, जो कि मिसिंग था। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारा ठीक होगा। ऐसे हमारा जो ये है ना टोकन, ये भी हमें अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ से ये पूरा पूरा कॉपी कर लो और यहाँ पे आके आप सेव कर, है ना। सो अभी यहाँ से हमारे पास एक टोकन आएगा और वो जो भी टोकन होगा इस एपीआई से जो हमने गेट किया होगा वो हमारा। आपकी आवाज नहीं आ रही, अपना माइक नहीं करके पूरा सवाल किया करो, आधी आवाज पड़ जाती है बीच में, जैसे आप म्यूट करती हो। जी अभी पूछेगा सवाल ना। सर सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, कह रही थी आपकी स्क्रीन स्टक हो रही है। और साथ आपके साथ भी स्टक हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है और आवाज भी, मेरा भी शायद नेट थोड़ा स्लो है तो मुझे पूरा वो नहीं हो रहा सर, मेरा स्लो है या आपका। एक मिनट रुकिएगा, मैं भी रीलोड करके आया फिर इसको पेज को, मे बी यार वाईफाई। ओके, अभी मेरी आवाज क्लियर होगी होपफुली। जी जी सर, आवाज क्लियर है आपकी। बेहतरीन है। अभी यहाँ पे आगे चलते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ हाँ स्क्रीन शेयर करनी है, स्क्रीन शेयर करते हैं फिर आगे चलते हैं। ओके, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है अभी। जी जी सर। अच्छा, तो हम यहाँ पे बात अभी कर रहे थे कि हमने ये सारा एपीआई का स्टोर वगैरह देख लिया, रिस्पॉन्स को लोकल स्टोरेज में सेट करवा दिया। अब यहाँ पे ये हमारा यूआई यहाँ पे चल रहा है, तो इसके रिस्पॉन्स हमें टोकन मिल रहा है और अपने कोड में जाएं तो हमने यहाँ से ये रिस्पॉन्स से गेट करके लोकल स्टोरेज में सेट करवा दिया। ठीक है, अब हमें इसी को क्या करना है, गेट भी करना हो, तो यही यहाँ से आप सारा का सारा आप कॉपी करना भी करो तो अपने, अब एग्जिस्ट में हमें ये चाहिए होगा,
अब जो हमने इंटरसेप्टर्स बनाए थे, मैं जैसा कि यहाँ पे इसमें आता हूँ यूटिल्स के अंदर, यहाँ पे एक्सेस सर्विस है, तो हमने यहाँ पे ये टोकन अब गेट करना है, क्योंकि जब भी हम कोई एपीआई कॉल भेजेंगे तो उसके लिए हमें टोकन चाहिए होगा, ऐसे ही है। तो हम इससे कहते हैं कि कॉन्स क्या करो, टोकन का एक वेरिएबल बनाओ, लोकल स्टोरेज जो है आपकी, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करो, और यहाँ पे आके आपने जिस वेरिएबल के नाम सेट करवाया था वो क्या था, टोकन था आपका, तो टोकन के नाम से गेट कर दिया। और यहाँ पे कॉन्स के हमारे स्पेलिंग गलत है तो इससे एरर दे रहा है, तो अभी ठीक है, डन है। तो अब यहाँ से जो आपने लोकल स्टोरेज में सेट करवाया होगा, जब भी ये फाइल एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ से गेट करके आपके यहाँ पे पास करते हैं। एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने जो ये टोकन वगैरह बनाए थे, ये बनाने की वजह क्या थी या क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं। देखो, अब एपीआई कॉल्स के अंदर कुछ चीजें हमें अगेन बार बार भेजनी पड़ी, जिस तरह के टोकन हो गया, हर एपीआई के लिए टोकन भेजना होता है हमेशा अगर कोई ऑथेंटिकेशन वगैरह हैंडल होगी, तो उसका एक वे है कि हम अगेन अगेन बार बार इसमें टोकन भेजेंगे अपनी एपीआई कॉल के साथ, जो कि गलत अप्रोच है। दूसरा वे क्या होता है कि अगर हमने मिडिल वेयर्स कुछ बीच में डालने हो कि भाई एपीआई कॉल जाने से पहले हमने उसको वैलिडेट करना है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, वो यूजर गेट कर भी सकता है कि नहीं, उसको उस चीज की एक्सेस है भी कि नहीं। अब सिंपल सा सिनेरियो क्या है, आपको जो मैं स्टोरी बताता हूँ उसकी, कि लेट्स सपोज में आपके डेटाबेस बनाया, आपने आपने एक ई कॉमर्स का स्टोर बनाया है। अब ई कॉमर्स के स्टोर को वही बंदा एक्सेस कर सकता है जिसने उसमें रजिस्टर्ड किया हुआ है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि आप कैसे वैलिडेट करोगे कि वो बंदा ऑथेंटिक है कि नहीं। साथ आपको क्या लगता है, फिर आलिया आप बताओ। सर ईमेल पासवर्ड रख देंगे या फिर कोई उसे हम अपना लॉगिन बना के दे देंगे कि ये एंटर करोगे तभी आप एक्सेस कर सकते हो। यही चीज है। आलिया आपको क्या लगता है। सर सेम, अगर उसकी ईमेल और पासवर्ड उससे मैच करते होंगे तभी वो रजिस्टर। एग्जैक्टली। अब बिहाइंड द सीन हमारी स्टोरी क्या है कि हमने एक डेटाबेस बनाया हुआ है। अब उस डेटाबेस के अंदर क्या होगा कि हमने जो ईमेल और पासवर्ड रजिस्टर टाइम पे गेट किया, हमने पूछा कि भाई नाम बताओ अपना, नाम तो रिपीट हो सकता है, तो हमने कहा कि भाई ये तो हम इसकी बेसिस वैलिडेट नहीं कर सकते, हमने कहा ईमेल, ईमेल रिपीट नहीं होगा कभी भी डेटाबेस में, और एक उसका क्या है, पासवर्ड है, पासवर्ड रिपीट हो सकता है, तो यूनिकनेस है। बट हमने लिंक क्रिएट कर लिया कि इस यूजर का ये पासवर्ड है, क्योंकि ईमेल रिपीट नहीं होगी तो उसका पासवर्ड फिर मतलब वो एक हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं लॉगिन टाइम पे कि भाई जब से पहले वो डेटाबेस में कॉल जाती है बैकएंड को, बैकएंड डेटाबेस में चेक करता है कि यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, फिर चेक करता है कि उसके अगेंस्ट जो उसने पासवर्ड सेव किया था जो आ रहा है क्या दोनों सेम है। तो फिर हम कहते हैं कि हाँ, अगर हमारे डेटाबेस में यूजर एग्जिस्ट करता है तो ये ऑथेंटिक यूजर है। तो उस टाइम पे फिर क्या होगा, बैकएंड हमें ये जो टोकन हमारे पास आ रहा है ये जनरेट करेगा अगर वो यूजर ऑथेंटिक है, डन है। यहाँ तो ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ कि उस डैशबोर्ड पे चला गया, वहां पे क्या है, उसके बहुत सारा डाटा फैच हो रहा है, उसकी प्रोफाइल डिटेल्स हैं, ठीक है, उस यूजर की कुछ और एडिशनल चीजें हैं। अब वो आप कैसे करोगे। अब उसके लिए भी अगेन हमारे पास एक ही चीज रह गई है। अब बार बार आप ये तो नहीं कहोगे कि भाई मुझे ईमेल दो, पासवर्ड दो, बार बार पूछते रहो उससे, गलत चीज है। उसका फिर एक ही वे है कि ऑथेंटिकेशन को आप वैलिड करो। आपने टोकन जनरेट करवाया ना, वो टोकन सिर्फ उसी यूजर के लिए स्पेसिफिक या वैलिड है, क्योंकि वो हर टाइम पे नया, हर लॉगिन पे नया जनरेट होगा। अब जैसे ही वो टोकन है आपने उसके एपीआई कॉल के साथ भेजा, तो वो बैकएंड का काम है वो मेक श्योर करे कि ये यूजर ऑथेंटिक है कि नहीं, ठीक है। तो वो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स की एपीआई मैंने गेट की है, ठीक है, तो यहाँ पे भी नेविगेट हमारा चल नहीं रहा, क्योंकि हमें उसे लॉजिक को चेंज करना पड़ेगा। एक तो हमने कह दिया कि यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट टोकन है, या तो जो हमने यहाँ पे लगाया था, ये जो नेविगेट का हमने लगाया था ना यहाँ पे, वो हमारा अनकम्प्लीट है अभी उसकी लॉजिक के हिसाब से, इसलिए नेविगेट नहीं कर रहा। यहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं, शायद स्टेटस पे लगा दें। स्टेटस खैर हमें और भी बहुत सुंदर 200 मिलता है, इस पे लगाना इतना वैलिड नहीं है।
हम कहते हैं कि यहाँ पे ये जो काम करते हैं ना, रिस्पॉन्स है तो ये करते हैं जब ऑप्शनल चेनिंग ना हो। हमारे पास ऑप्शनल चेनिंग भी है तो हमने ये ऑलरेडी लगाई हुई है, तो हमें वो पहले लगाने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि भाई चेक जाके करो, अगर रिस्पॉन्स डाटा डॉट टोकन है, एग्जिस्ट करता है, तो फिर हमें नेविगेट करवा दे सिंपल से, और यहाँ पे नेविगेट करवा दे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये है ना, वो यहाँ पे आएगा जो कि इसका होम पेज होगा। अब इस होम पेज पे ये प्रोडक्ट्स गेट हो, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये इस यूजर के लिए ऑथेंटिक है कि नहीं। तो मतलब जो यहाँ पे एपीआई कॉल होगी, आप इसके नेटवर्क में जाओ, नेटवर्क में जाके ये प्रोडक्ट्स की कॉल गई है, तो मुझे एपीआई को इस तरह बनाना चाहिए था कि इसके साथ टोकन जाए और वैलिडेशन वो जाके चेक करे कि यूजर जो कॉल कर रहा है उसके लिए ऑथेंटिक है। तो ये सारा सिनेरियो, अब बार बार हमें टोकन भेजना पड़ता है, कुछ और चीजें बार बार भेजनी पड़ती हैं, तो वो चीज है। अब एक और चीज है, हमारे पास बहुत सारे एज केसेस आते हैं। एज केसेस किस सेंस में आते हैं, यहाँ पे हमने इंटरसेप्टर के अंदर एक चीज बनाई। एक हमें किया यहाँ पे रिक्वेस्ट को हैंडल, रिक्वेस्ट तो यहीं पे होगी हमारा, हमने चेक किया कि भाई यहाँ पे ये बेरर जाएगा, अगर वो वैलिड है तो हमने एज इट वो रिटर्न कर दिया, कन्फिग में जो भी कुछ आएगा हमने भेज दिया यूजर को, जो भी रिस्पॉन्स आएगा। एक यहाँ पे रिस्पॉन्स को हैंडल किया, क्योंकि दो चीज होती है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। हम कॉल भेज रहे हैं, वो रिक्वेस्ट है, उसका जो अगर जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हमारा यहाँ पे मिलेगा। अब इसके अंदर रहते हुए हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही एज केस को हैंडल किया कि भाई अगर उसका जो हमारे पास स्टेटस है वो 401 है तो क्या करेगा, उसे लॉगिन में भेज देगा। इसका मतलब क्या है कि यूजर क्या है, ऑथराइज नहीं है। 401 जो कोड है इसका एक स्पेसिफिक मतलब होता है, मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ जिसे हमें कभी रटा लगाने की जरूरत नहीं है। स्टेटस कोड्स फॉर HTTP। तो एज ए बैकएंड डेवलपर आपको क्या पता होना चाहिए, ये बहुत सारे लिस्ट ऑफ कोड है जिसके अंदर आपको हर एक का स्पेसिफिक पर्पस होता है। ठीक है, ये कोड हम एम नहीं कह देते कि भाई 200 है, 201 है, 203 है, या 400 है, या 404 है, एम ही नहीं होता। यहाँ पे एक लिस्ट बता रहा है कि भाई जब इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स देना होता है ना, उसका हम जो कोड रखते हैं वो 100 से लेके 199 रखते हैं। अगर सक्सेसफुल है तो 20 से लेके 200 से लेके 299 तक। अगर हमने रिजेक्ट करना हो 300 से लेके 399 तक के दरमियान, इन सबका भी एक मीनिंग है, आप जाके लिस्ट देखोगे। अभी मैं आपको यहाँ से ओपन करता हूँ, खैर वो खुद भी दिखा रहा है कि भाई 100 होता है कंटिन्यू है प्रोसेस, 101 क्या है, स्विचिंग प्रोटोकॉल है। अब जिनसे आप फेमिलियर हो वो क्या है, 200 है, मतलब ओके है। अगर रिस्पॉन्स का सक्सेसफुल होता है तो तब हमें रिटर्न करता है 200। इन सबके कोई ना कोई यूज केसेस होते हैं। यहाँ पे 201 दे रहा है जब वो क्रिएटेड हो रहा हो, तो इनको हमने इसी के सेंस में यूज करना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा पेज एरर, हम ये देते खुद ही है, वो वैलिडेट नहीं करता, हमारा पेज वहाँ फेल हो रहा है, हम कह रहे हैं 200, तो ऐसे नहीं करना, हमें उसी का रेलेवेंट कोड भेजना है बैकएंड से। तो यहाँ पे सारे जो कोड्स हैं ऐसे हमने अभी देखा था 401, मैं उस पर चलता हूँ, ये आ गया 401 अनऑथराइज पर्सन। अनऑथराइज कौन सा, जो कि या तो डेटाबेस में नहीं है या जिसका टोकन एक्सपायर हो गया, जो कि अब डेटाबेस के अंदर जाके देखें तो उसके लिए ऑथराइज नहीं रहा। तो ये सब मैसेज हमें मिलते हैं, इन सबके फिर एज केसेस के हिसाब से हमें एडजस्ट करना चाहिए, जो कि मैं भी एक बनाए हुए प्रोजेक्ट से ही उठा रहा हूँ। ठीक है, जिसके अंदर आपको चीजें अभी हमें बनानी नहीं पड़ेंगी, मैं उसका इंटरसेप्टर जस्ट वहां से लेके आऊंगा, जिसमें हमने एज केसेस को मैंने ऑलरेडी हैंडल किया हुआ है। मैं इसको एक दफा ओपन करता हूँ, इसके अंदर मैंने कुछ दिन पहले एक सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बहुत। उसकी फाइल बनाई थी, तो उसके आवाज ब्रेक हो रही है यहाँ मेरी साइड पे, नेटवर्क की जी सर, और इसके लिए जी अभी भी सर, अभी ठीक है, ब्रेक स्क्रीन हो भी रही है।
अब ठीक है क्या? अब ठीक है। अभी ठीक है? चलो ठीक है, शुक्र है, थोड़ा ठीक रहे, बस हमारा ही काम हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये एज केसेस है जो मैंने दूसरे प्रोजेक्ट से अपने गेट किए हैं, मैं यहाँ पे लाके अभी इंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगाया हुआ है इफ एल्स करके। ठीक है, सो यहाँ पे हम रहते हुए मैंने सारे के सारे स्विच केसेस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। और यहाँ पे कुछ मैसेजेस हैं जो कि मैंने यहाँ पे दिखाए हुए थे, हम इसको अलर्ट के साथ रिप्लेस कर देते हैं। अलर्ट हमारा जो बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे यहाँ पे चेंज होंगे ये अलर्ट के साथ। ये टोस्ट क्या है? एक थर्ड पार्टी पैकेज है जो कि आपको स्वीट अलर्ट की तरह ना ये साइड में एक छोटा सा टोस्टर दिखाता है। ये उसके लिए हम यूज किया हुआ था। खैर हम भी आगे जाके यूज करेंगे, तो फिलहाल इसे हम यूज नहीं करते। अभी फिलहाल अपना बस एक यूज केस फ्लो बनाते हैं, हैप्पी फ्लो। ओके, यहाँ पे एक रह गया हमारा। सर नीचे से एक अब 500 यहाँ, वाले में भी रह गया। हाँ जी, हाँ इधर वो और चीजें हैं। अच्छा बताते हैं कि हमारा मेरा वो रिस्पॉन्स है ना एपीआई का, वहां पर डाटा डॉट मैसेज में देख रहा था, तो यहाँ पे हमारा अलग है। अच्छा जी, यहाँ पे स्टेटस कहाँ से आएगा ये, और ये एरर से कहाँ मिलेगा? सर वॉइस दोबारा ब्रेक हो रही है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमें मिलता है। बस ठीक है। सर वीडियो और वॉइस दोनों स्टक हो गई आपकी। हेलो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी मेरी आवाज आ रही होगी शायद, या अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है सर। मैंने स्क्रीन शॉट किया, शायद स्क्रीन या तो स्ट्रेंथ ज्यादा है इस वेब ऐप पे मैं अपने काम कर रहा हूँ, ये भी पॉसिबल है। चलो खैर, इसको खैर कंप्लीट करते हैं, या फिर इसको यहीं तक रखते हैं। अच्छा, मेरी स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ, इस वाले टॉपिक को पहले कंप्लीट करते हैं फिर आगे बात करते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को अभी? जी सर। अच्छा, देखो मैंने यहाँ पे किया क्या, थोड़ा सा मैंने इसका अपडेट किया है जो कि होपफुली आप देख पाओ अभी। यहाँ पे मैंने सारे के सारे एज केसेस हैंडल कर लिए स्टेटस कोड के मुताबिक। हमें ये जो हमारा है ना एरर डॉट स्टेटस डॉट वन है, अभी इस एफ की जरूरत ही नहीं है, ये इफ वाला केस अभी हटा दो। यहाँ पे आप बस ये कॉपी कर लो, ये कॉपी करके अगर 401 आता है तो ये मैंने ऑलरेडी वहां भी लगाया हुआ था, तो इसको साथ प्लेस कर दो और इस एफ को हटा रहे हैं। रिस्पॉन्स में हमने हैंडल किया था एक रिस्पॉन्स को, अगर रिस्पॉन्स का स्टेटस हमारे पास में से कोई आता है तो स्विच के साथ, बजाय कि मैं इफ लगाता जाऊं तो मैंने स्विच केस लगा लिया। अब हमने कुछ ना कुछ स्टेटस कोड देखे थे, एक लिस्ट देखी थी, उसके हिसाब से हमने इसको उसके एरर केसेस को एज केसेस कह लें, क्योंकि हमें बैकएंड से है कि हमने हैंडल कर लिया। तो अभी हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो कि कंप्लीट है, जिसके अंदर आप सारे के सारे उसके एरर के हिसाब से चीजों को, 400 का मतलब क्या है, बैड रिक्वेस्ट होगा। ठीक है, 401 क्या है कि उसका सेशन या तो एक्सपायर हो गया या फिर वो अनऑथराइज्ड है, हमको इस तरह का मैसेज दिखा रहे हैं। 403 क्या है कि फॉरबिडन है कि
बैकएंड की अगर एपीआई से कोई इशू, बैकएंड का कोड क्रैश कर रहा हो तो तब आता है, तो इंटरनल सर्वर एरर कहते हैं उसे। तो ये जो हमने दो चीजें बनाई, अब इस समय है क्या, इसमें खैर हमने डिटेल में स्क्रीन को ताकि मेरी आवाज ब्रेक ना हो, और फिर हम चीज को उठा के देख। अच्छा, मेरी आवाज अभी आ रही है ना? मैंने स्क्रीन को स्टॉप कर दिया। आई होप जी कि जी अब आ रही देख है कम से कम आवाज। देखो, हमारा जो है ना, हम जो ईपी कॉल करते हैं उसके दो स्केलो के साइड्स हैं, ठीक है? उसे बोलते हैं हम इंटरसेप्टर। बोलो, इंटरसेप्टर दो चीजों को हैंडल करता है। इंटरसेप्टर्स क्या है? एक मिडिलवेयर का काम करता है। मिडिलवेयर क्या होता है? लेट्स सपोज एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, ठीक है? इन दोनों के दरमियान में क्या होगा, हमारे पास कोई और हम एक थर्ड वैलिडेशन ले आए तो वो हमारे पास एक मिडिलवेयर पर्सन की तरह काम करेगा। हम कहेंगे कि हमने चेक करना है कि कोई हमने नई चीज में ऐड करनी है, इंसर्ट करनी है, तो हम फिर मिडिलवेयर की क्या करेंगे, वहां पे हेल्प ले रहे हैं। अब जो हमारा ये मिडिलवेयर है उसी के लिए हमने इंटरसेप्टर को क्रिएट किया। हम काम करते हैं कि HTTP रिक्वेस्ट के साथ, अब जो हमारी HTTP रिक्वेस्ट हैं उनको हमने कोई नई चीज वहां पे पास करनी है, तो क्या करना होता है कि कोई हमने नई चीज वहां पे पास करनी है। अब एग्जिस के अंदर क्या होता है कि हम इंटरसेप्टर्स का कंसेप्ट यूज करते हैं, जो कि हमारी एपीआई कॉल को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है, ठीक है? अब इंटरसेप्टर्स दो चीजों को हैंडल करते हैं। या तो हमारे पास क्या होगा, रिक्वेस्ट होगी या रिस्पॉन्स होगा। रिक्वेस्ट कब है, रिस्पॉन्स कब है, ये दो चीजें, यही दो चीजें रहेंगी। जिस टाइम पे आपने कोई चीज भेजी, लेट्स सपोज कि आपने एक पेज को लोड किया, लोड करने पे वहां पे एग्जिस्ट की कॉल थी गेट की, वो वहां पे रन हुई, तो मतलब क्या है कि वो सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट चली गई। अब रिक्वेस्ट ने कुछ वहां पे फंक्शनलिटी परफॉर्म की तो आपको एक मैसेज रिटर्न कर दिया, इसे हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। भाई नहीं मीनिंगफुल है, तो उस रिस्पॉन्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसकी बेसिस पे हमारे पास हर एक के लिए स्टेटस कोड आता है। अब वो स्टेटस जो कोड है उसकी बेसिस पे हम मॉडिफाई करते हैं सारी चीजें। तो हमारा जो सारा ये केस है वो स्टेटस कोड पे चल रहा होगा, ठीक है? और HTTP जो है, हमारा जो बैकएंड है, वो इन स्टेटस कोड को बहुत कीनली देख रहा होता है कि किसका क्या मतलब होगा, कौन सा किस चीज को हैंडल कर रहा हो, ठीक है? तो इसीलिए कि हमें अब बार बार उन चीजों को रिपीट ना करना पड़े अपने कोड के अंदर, हमने क्या कह लिया कि एक अलग से उनको ग्लोबल फाइल में हैंडल कर चुके हैं, ठीक है? अब हमें मसला नहीं है कि हमें बार बार, अभी क्योंकि आपने बनाया है, डायरेक्ट देख लिया, अगर बार बार कहीं हम भेजते फिर हम उसको करते, शायद आपको ज्यादा इजी लगता है वो, लेकिन हमने पहले ही उस चीज को बना लिया। तो ये एक हमारे पास एक वे है टोटल जिसमें हम मिडिल वेयर की हेल्प से इंटरसेप्टर्स का काम ले रहे हैं, बल्कि इंटरसेप्टर इटसेल्फ मिडिल वेयर है, ठीक है? सो अभी कोई चीज काइंडली आपके माइंड में कोई कंफ्यूज कर रही हो, वैसे मुझसे ने कल सवाल किया था किसी बिल्कुल समझ नहीं आई थी, तो उसका होना जरूरी था, लेकिन वो खुद यहाँ पे भी है नहीं, तो कोई मसला नहीं है। अभी आपके साथ कोई सवाल हो तो काइंडली पूछ सकते हैं आप मेरे से। जी 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 सर, हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो इंटरसेप्टर्स होते हैं वो एपीआई कॉल्स में इंटरसेप्ट करने के लिए भी यूज होते हैं, कि हम एपीआई पे कॉल करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, और जो सर्वर से रिस्पॉन्स आता है अगर उसमें कोई एरर आ जाता है तो हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं उसको, वहाँ पे कोई चीज़ दिखा सकते हैं। हाँ, तो स्टेटस कोड भी उसी सर्वर से आता है कि 401 है तो बैड रिक्वेस्ट, और एग्जैक्टली ऐसे। देखो, अब हर पेज पे कॉल जा रही है और उसके हर एक के रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, स्टेटस कोड आ रहा है। अब ये स्विच का केस जो मैंने कॉपी किया, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट जो है, ये मुझे हर एपीआई कॉल के अंदर लगाना पड़ेगा अगर मैं इंटरसेप्टर नहीं बनाता, ऐसे ही है ना? तो मैंने उसको ग्लोबली हैंडल कर लिया एक जगह पे कि भाई यहाँ पे हैंडल कर लो, मुझे बार बार वो स्विच केसेस एज केसेस ऐड ना करने पड़े। वो तो कितना गलत प्रोग्रामिंग होगी कि मैं हर एक कॉल के अंदर इतना बड़े बड़े ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ, अगर ये स्टेटस कोड है तो ये हो जाए, अगर ये है तो ये हो जाए। तो मैंने क्या किया, उस एग्जिस्ट कॉल को ही एक स्टार्ट में हैंडल करके सर्विस बना ली, उस सर्विस को अब मैं पूरी ऐप में यूज कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये चीज है। तो इंटरसेप्ट करके इसे, हाँ, ये कह लो कि हमने एक ग्लोबल सी चीज बना ली इसको, जो कि हमें कोई सर्विस दे रहा होता है। अभी मैं आपको, अगर अभी क्लियर ना हुआ तो मैं इसको रिप्लेस करके आपको एज कैसे करके दिखा दूंगा कि भाई एपीआई कॉल के हमारे
एज केसेस आएंगे बहुत सारे, उन हर एज केसेस में हमें ये ऑब्जेक्ट पास करना होगा स्विच वाला, जिसमें एरर स्टेटस कोड है। ये जेनेरिक है, और भी कुछ ऐड हो सकते हैं। तो कल को अगर अब स्टेटस कोड चेंज होता है, लेट्स सपोज कि अगर उसने 200 की जगह पे 201 कर दिया, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सिंगल हर एपीआई कॉल में पास करूंगा तो पूरे प्रोजेक्ट मुझे जाके चेंज करना पड़ेगा, अगर मैं पहले वाली अप्रोच के साथ चलता हूँ। अब जो इंटरसेप्टर्स की अप्रोच है, अगर मैं इसके साथ चल रहा हूँ तो मैं एक जगह पे चेंज करूंगा, मेरा मसला हल हो गया। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, एक शॉर्ट और पहले कोई स्वीट सा सोल्यूशन है जो कि हम एज ए प्रोग्रामर हमेशा फॉलो करते हैं। एक ऐसी अप्रोच फॉलो करनी है जिसके अंदर हम क्या कर पाए, अपने कोड को डायनामिक कर पाए। याद होगा हम सीएसएस में गए थे, सीएसएस में पहले हमने बैकग्राउंड कलर ऐसे ही पास करते गए, फिर हमने रूट बनाया। रूट में क्या था कि हम एक जगह पे वैल्यू चेंज करते हैं, वो जहां जहां भी हमने यूज की होती है वार के साथ, वो पूरा उसमें अपडेट हो जाता है। और हम इस चीज को मेक श्योर कह सकते हैं 100% कि भाई हर जगह चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि हमने उसको डायनामिक रखा है ना। तो ये सारी चीजें, और इस तरह से एक बेस्ट अप्रोच कह लो इसे हैंडल करने की। और ये बहुत एक चीज समटाइम आपको जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं ना तो पूछ भी लेते हैं